Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel. TSSSB में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये जो पेपर हम कर रहे हैं ये 2014 का नोटिफिकेशन निकला था ऐसे के लिए। एग्जाम हुआ था 2015 में। तो इसके फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन बी के 101 से 115 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टुडे वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 116। सो 116 है आपका सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस अबाउट मीडियन इज। सो मीडियन के रिस्पेक्ट में जब आप एब्सोल्यूट डेविएशंस लेते हो, जैसे आप x आपका कोई सीरीज ऑफ डेटा है तो आप मीन निकालते हो x बार, तो डेविएशन क्या होता है x माइनस x बार का, फिर उनका समेशन यहाँ पर लग जाता है। तो अगर वो मीन ना होकर मीडियन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वो एक्चुअली में क्या होता है, मिनिमम आता है। वाई? बिकॉज जो मीडियन होता है वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन। ओके, तो इसलिए उस केस में वो मिनिमम आता है। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। सो माध्यिका के समीप पूर्ण विचलन का जोड़ होता है माध्यमिका के समीप, तो वो होता है न्यूनतम c। क्वेश्चन नंबर 117 है मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। सो मीन डेविएशन कम कब होता है? जब डेविएशन मीडियन के रिस्पेक्ट में लिए गए हों। अभी अभी देखा था। ओके, सो माध्य विचलन न्यूनतम होता है जब विचलन यहाँ से लिए जाते हैं, माध्यिका से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है एवरेज wage of workers of a factory is 550 and the standard deviation of wages is 110. The coefficient of variation is CV आपसे पूछा है coefficient of variation। हिंदी में भी इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में भी क्वेश्चन को बताया जाए, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हिंदी के बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसके बाद हिंदी में एक साथ दिए हुए हैं, साथ में नहीं दिए हुए हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 2019 का जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो ऐसा इश्यू नहीं आएगा। तो एक फैक्ट्री के मजदूरों की औसत मजदूरी ₹550 है, मजदूरी का मानक विचरण 110 है, तो विचरण गुणांक हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचलन गुणांक जो होता है CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। सो सिग्मा होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें दिया हुआ है 110 अपॉन x बार, यानी कि मीन जो दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है वो है 550 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 11 5 55, 5 दूनी 10, तो ये 20% आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है इफ द मीन ऑफ अ सीरीज इज 10 and its coefficient of variation is 40%, the variance of the series is. Okay, we'll read the question in Hindi also. So यदि एक श्रृंखला का माध्य 10 है और उसका विचरण गुणांक 40% है तो श्रृंखला का प्रसरण क्या होगा? सो वेरिएंस हमें पता है, जिस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला पढ़ा है CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100 यानी परसेंटेज में दिया होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज में 40 ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 40 इक्वल्स टू सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है एंड x बार 10 है इंटू 100। ओके, अभी क्वेश्चन में हमसे वेरिएंस पूछा है और फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो वी नो दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का डायरेक्ट रिलेशन है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ से SG निकला तो मैं वेरिएंस कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो सिग्मा हो जाएगा आपका, सिग्मा हो जाएगा ये 400 अपॉन 100 इक्वल्स टू 4 आ गया। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया, तो यहाँ इक्वेशन में जब 4 रखोगे तो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। दोनों तरफ क्या करोगे, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका वेरिएंस। ओके, सो वेरिएंस आपका 16 होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन जो D है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके,
So question number 120 है, if each value of a series is multiplied by 10, the coefficient of variation will be increased by. ओके तो इसका आंसर है 0%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार. सो मीन जो होता है, आप हर डेटा के हर नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मीन उसका उसी के रिस्पेक्ट में आएगा, और जब डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो डेविएशन मीन के रिस्पेक्ट में ही सब्ट्रैक्ट होना है. ओके सो इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इज 0%. क्वेश्चन नंबर स्क्रॉल डाउन करने से बेटर है कि हम साइड बाय साइड क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं. इन द केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यूज लाइज इन द. ओके हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. धनात्मक विषम बंटन में अंतिम मूल्य यहाँ स्थित होता है, बायां अंत, दाहिना, मध्य और कहीं भी. ओके तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नोट्स में मैंने ये दिया हुआ है डायग्राम. सो इस टाइप का होता है. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है. पॉजिटिव स्क्यूनेस जब होती है तो जो टेल होती है वो राइट हैंड साइड में हैवी होती है. एक्सट्रीम वैल्यू की लास्ट जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड में होती है. सो विल रीड द क्वेश्चन अगेन. हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यूज लाइज इन. तो अभी अभी जस्ट दिखाया वो राइट टेल में आएंगी. अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव स्क्यू होता तो मेरा आंसर क्या होता? लेफ्ट टेल होता. ओके आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 124. 15, 12, 27, 6, 9, 18, 21 इन मूल्यों के समूह का सीमा गुणांक है. तो सीमा गुणांक हमें कैलकुलेट करना है. सो द कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं सीमा गुणांक को. तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज क्या होती है? सिंपल रेंज जो होती है वो होती है जो डेटा सीरीज दिया है उसका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, रेंज नहीं पूछा है. तो कोफिशिएंट जहां भी आ जाता है वहां पे रेशियो होता है. तो दैट इज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल. तो h मेरा इस सीरीज का हाईएस्ट डेटा कौन सा है? वो है 27. सो 27 माइनस लोएस्ट जो है वो है 6. 27 माइनस 6 अपॉन 27 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 6 और 7 13 और 2 और 1 3. सो डेफिनेटली इट विल कम 0 पॉइंट समथिंग. ओके तो आपका ये क्या हो जाएगा? वैसे आप इसको कट भी कर सकते हैं. 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21. तो ये हो जाएगा 0.1166. ओके तो जो ऑप्शन सी होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर है 121. फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए क्या होता है? तो ये आपका जो रिलेशन है ये आपको याद रखने होंगे. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है. तो यहाँ पर मीन जो होता है वो मोड से बड़ा होता है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 122 है, इफ द क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3 आपको दिए हुए हैं, द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज. हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को. तो Q1 और Q3 दिया हुआ है. इन चतुर्थकों का चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होगा? ठीक है, Q1 और Q3 आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो अभी क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है. लेकिन हमसे क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. ओके सो बस वैल्यूज पुट करनी है मुझे फॉर्मूले में. अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो इमीडिएटली वी कैन पुट द वैल्यूज. तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40. तो 1/4. सो 122 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी. ओके आगे बढ़ते हैं 125 की ओर. सो इफ द कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2 इज 0. अगर गामा 2 ही 0 है तो जो फ्रीक्वेंसी कर्व होगा वो होगा आपका मेसोकर्टिक. ठीक है, 125 में आपका आएगा सी. हिंदी में भी इसको देख लेते हैं, क्यों होगा मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, सो यहाँ आएगा आपका मेसोकर्टिक.
क्योंकि ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दोनों साइड सिमेट्रिक है, कर्टिसिस 0 है, गामा 2 0 है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 126 है, यदि x यादृच्छिक चर का माध्य 3 है और मानक विचलन 5 है तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, इस चर का प्रसरण क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल की। सो क्या होता है कि आपसे जब वेरिएंस पूछते हैं तो वेरिएंस होता है, ये आपका माना जाता है कांस्टेंट, तो वो होता है दिस कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस। ओके, यानी x का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एक्स का, मेरे पास x का मीन दिया हुआ है, x बार दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। ओके, डायरेक्ट वेरिएंस नहीं दिया है, एंड आई नो कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जब मुझे वेरिएंस चाहिए, अंडर रूट नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, तो 25 इज इक्वल टू वेरिएंस। तो यहाँ पे वेरिएंस की जगह मैं यहाँ पर क्या रख दूंगी, 25 रख दूंगी, तो 25 चौका 100, तो मेरा आ जाएगा आंसर 126 में बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बाद में हिंदी में दिए हुए, तो स्क्रॉल डाउन करने में बार बार तकलीफ होती है। यहाँ भी स्क्रॉल डाउन एक साथ कर लेते हैं। नाउ वी हैव रीच्ड टू क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, सो ये है आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 127 जो है, यदि ए और बी दो घटनाएं हैं तो उन दोनों घटनाओं की एक साथ घटित होने की संभावना है। ओके, पॉसिबिलिटी है। सो इसमें क्या होता है कि ये रिलेशन जो नोटेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स यानी कि इंटरसेक्शन होगा, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 127 में सी। ठीक है, 128 है आपका, if two events A and B are such that A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, ये रिलेशन, ये नोटेशन पता होना चाहिए, ये होता है सबसेट का। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि यदि A और B दो घटनाएं ऐसी हैं कि A सबसेट है B का, B सबसेट है A का। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो कौन सा इसमें होगा आंसर। ओके, तो इसका मतलब होगा कि दोनों PA इज इक्वल टू PB होगा। क्यों? क्योंकि सबसेट का मतलब है कि जैसे बी कोई बड़ा ऐसे एलिमेंट्स का डेटा का सेट है, तो उसके कोई छोटे जो सेट होंगे वो ए है। ठीक है, ऐसे अगर कोई बड़ा सेट है, उसके कुछ छोटे एलिमेंट है, वो बी के सबसेट है। इट मींस ये दोनों कॉमन है, दोनों बराबर होंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो ये दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ, मैंने तैयार किया था कि नोटेशंस जो है वो क्या क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी में। सो दीज आर द नोटेशंस। ओके, ये नोटेशन होते हैं। ये होता है यूनियन का सिंबल, जब भी होता है यूनियन यानी एडिशन होता है, दोनों एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ये होता है सबसेट, जैसे कोई बहुत बड़ा सबसेट है, उसके कुछ पार्ट्स उसके कुछ जो डेटा है वो इस वाले सेट के पार्ट होंगे। दिस इज द एलिमेंट कि भाई ये इसका एलिमेंट है, यानी कि कोई एक सेट एस है तो जो उसका ए है वो उसका एलिमेंट है। ये होता है इंटरसेक्शन, कॉमन है दोनों में, ये वाला जो हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है इंटरसेक्शन। इसमें भी है, ए का भी पार्ट ए है और बी में भी है वो। ये होता है एम्प्टी सेट, ये होता है नॉट अ सबसेट। ठीक है, अगर इसमें ए में कोई बहुत सारे एलिमेंट हैं और कहते हैं कि बी इसका सबसेट नहीं है, मतलब बी के पास जो भी एलिमेंट होंगे वो डेफिनेटली ए में नहीं है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। एंड दिस इज नॉट एन एम्प्टी एलिमेंट, मतलब जो सेट है वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई डेटा है। ठीक है, तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। सो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है 127 का, हाँ सी था। 128 हमने कर लिया, इसका भी सी है 128। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 131। स्क्रॉल डाउन नहीं करूंगी मैं बार बार। ओके, तो हमारा जो एम है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही है, तो चाहे यहाँ से करो या वहां से करो। सो पी ए का वैल्यू दिया है, पी बी का वैल्यू दिया है आपको। ओके, एंड पी ए
स्लैश बी का दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है पी बी बाई ए का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में भी देखना है तो देख सकते हैं, सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा इंग्लिश में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बी ए, इसका ही पूछा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली। सो पी ए कॉमन बी अपॉन पी ए होता है। सो पी ए कॉमन बी है उसकी, क्योंकि हमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी है, हमें वैल्यू दी है ए बाई बी की, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए बी इंटू पी बी अपॉन पी ए। ये सिंपल फॉर्मूले थे, आप एक याद रखो तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। मतलब ये मैंने कहाँ से निकाला, यहीं से निकाला है, क्योंकि दोनों तरीके से होता है। ये फॉर्मूला इसमें भी होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिमिलर ही होता है। एक याद करोगे दोनों आप निकाल लोगे। ये नोन मतलब ये हमें निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है, ये नोन होता है। तो यहीं से मैंने पी ए कॉमन बी को क्या लिख दिया, पी ए बी इंटू पी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, तो अब मुझे वैल्यूज पता है तो वो वैल्यूज लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू पी बी मेरे पास कितना है 1/4, पी मेरे पास कितना है 1/3। तो ये जगह 1/6 चौका 24 और 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो 1/8 मेरा आंसर 131 में सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132। सो क्वेश्चन नंबर 132 है, साथ में 129 भी देख लेंगे, ठीक है। सो 132 पहले देख लेते हैं, देन वी विल गो टू 129। Two cards are drawn at random from the pack of 52 cards. The probability of drawing one red and one black card is, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसमें से वन रेड और वन ब्लैक निकलना चाहिए। तो 52 जो कार्ड्स होते हैं मेरे पास, उसमें से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं मेरे पास ब्लैक कार्ड। ओके, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बड़ा ही आसान है, 26C1, क्योंकि 26 में से एक रेड आना चाहिए, ओके, इंटू 26C1, ये 26 में से एक आना चाहिए, ये इसमें से एक आना चाहिए, तो ये हो गया अपॉन टोटल कितने हैं आने चाहिए, 2 आने चाहिए, कितने में से आने चाहिए 52C2, ठीक है। तो 26C1 क्या होगा 26 इंटू 26 अपॉन ये हो जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, जब 2 है तो नीचे एक नंबर कम चले जाएंगे और उस नंबर का फैक्टर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 26 इंटू 26 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 51। तो हमें पता है 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया 26/51। 132 में आपका आंसर आ गया बी। ओके, कुछ कैलकुलेशन में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता है कि कट हो जाएंगे। ओके, चाहिए तो हिंदी में मैं इसको क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। सो 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यूं ही निकाले जाते हैं, एक लाल और एक काले रंग का पत्ता निकालने की क्या संभावना है, ठीक है। कैसे करना था हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। सो 129 कहता है कि जब 3 सही सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो केवल एक चित्त पाने की क्या संभावना है। ओके, so in tossing 3 fair coins at a time, the probability of getting at most one head is। इस क्वेश्चन को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो रहे हो तो हिंदी में पढ़ के आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हिंदी में क्या लिखता है ये, तो केवल एक चित्त पाने की क्या संभावना है, ठीक है। ओके, तो यानी कि एटमोस्ट का मतलब है एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है, एक होता है एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट। सो एटलीस्ट होता है आपका, एटमोस्ट होता है लेस देन इक्वल टू 1 और एटलीस्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एटमोस्ट मतलब एक या एक से छोटा और एटलीस्ट मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से बड़ा भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो क्या होगा, 3 कॉइन है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, पहले तो मैं वो लिख लेती हूँ। तो मैं कहाँ लिखूँ, ओब्वियसली यहाँ लिखते हैं, चलो। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, फर्स्ट है मेरा कि विल स्टार्ट फ्रॉम हियर।
फर्स्ट हेड आए फिर टेल आए, ओके। फिर दूसरा हेड आए, टेल आए, फिर हेड आए, फिर आप ऐसे शिफ्ट करते जाइए, टी को लास्ट में लिया, फिर टी को सेकंड में लिया, फिर टी एच एच, ओके। 3 तो ये हुए। फिर हो जाएगा दोनों टेल आए फिर एक हेड आए, या फिर टेल हेड और फिर टेल आए, या फिर हेड और टेल टेल बाद में आए, ओके। और या फिर तीनों ही हेड आए, या फिर तीनों ही टेल 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 आए, ठीक है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए टोटल जो आ सकते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, एट मोस्ट वन हेड इज, एट मोस्ट, ये हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, यानी कि 1 हो 1 से छोटा हो, यानी कि ना भी हो तो भी चलेगा। तो 1 कहाँ कहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1 हेड कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक ये वाला जो ऑप्शन है ट्रिपल टी, यानी कि नहीं है, 1 से कम है। 1 2 3 4 ऐसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। आउट ऑफ कितना, मेरा जो सैंपल स्पेस है कितना है, 8 है। इसको मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ, लेकिन 1/2 नहीं लिखा है, तो 4/8 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये एटमोस्ट और एटलीस्ट वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। 129 हो गया, 132 हो गया, 140 तक हम आज करेंगे, काफी आगे पीछे दिए हुए हैं। 130 एंड 133 हिंदी में भी कर लेते हैं। 130 एंड 133, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 130 आपका कहता है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 white and 3 black balls and B contains 4 white and 4 black balls, ठीक है। A box is selected. This is not an article, A and da वाला आ नहीं है ये, ठीक है, कैपिटल में लिखा है, तो ये A, ये वाला है। A box is selected and a ball is drawn at random from it. The probability of drawing white ball is. तो 2 बॉक्स है मेरे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो 2 बॉक्स में से A बॉक्स के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो 130 क्या होगा, 1 का हाफ क्या होगा, 1/2 इनटू उसमें से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5, टोटल 5 है ना। 5 में से कितनी आ सकती हैं, 5 और 3, टोटल सैंपल स्पेस क्या है मेरा इसका, 5 और 3 8, ओके। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ए बॉक्स से आने की, तो 5 इंटू हो जाएगा 5/16। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपने इसको आर्टिकल अ पढ़ लिया ना, अ बॉक्स इज सिलेक्टेड, मतलब कोई भी बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर 5/32 हो जाएगा उस केस में। We'll read the question in हिंदी also. एक ए बक्से में 5 सफेद और 3 काले रंग के गेंद हैं, और बी बक्से में 4 सफेद और 4 काले रंग के गेंद हैं। ए बक्से का चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें हिंदी में क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया है, बट हिंदी में यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पूर्ण विराम लगाया है इसलिए, और क्लियरली ए समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से कभी कभी हिंदी भी हेल्प कर देती है। ए बक्से का चयन किया जाता है और उसमें से एक गेंद यदृक्षता निकाला जाता है, सफेद गेंद निकालने की क्या संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, लक्ष्य को भेदने की एक व्यक्ति की संभावना उसके समर्थन में 2 से 5 है, वह अपने लक्ष्य को भेदेगा, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। So odds in favor of a person hitting a target are 2 to 5, ठीक है। odds in favor of a person, the probability that a person hitting the target is, ठीक है। तो हिटिंग जो है वो कितना है, 2 हिट कर रहा है 5 में से, और टोटल कितने सैंपल स्पेस है, 7, तो 2/7, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। 134 है, odds against a person solving a problem are 3 to 7। यहाँ पे फेवर नहीं है, पिछले क्वेश्चन में फेवर था, समर्थन में था, यहाँ पर अगेंस्ट है। The probability that the person solving a problem is, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक समस्या को हल करने की संभावना उसके विरुद्ध से 7 है, उसकी समस्या हल करने की संभाव्यता क्या होगी। तो यहाँ पे फेवर में नहीं है, उसके विरुद्ध में है। विरुद्ध में कितनी है, 3 है, तो यानी कि कर कितना रहा है, 3 से 7 है, तो यानी कि टोटल विरुद्ध में 3 है और होने की कितनी है, 7 है। तो यानी कि 7 अपॉन टोटल स्पेस के, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 7 + 3,
7 + 3 is 10। सो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप ये समझे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर फेवर लिखा था इंग्लिश में, वहां पे समर्थन लिखा था हिंदी में, ठीक है। तो फेवर था इसलिए ये वाला फर्स्ट नंबर आया था। अभी इसके अगेंस्ट है, तो यानी कि अगेंस्ट वाला नंबर हमें लेना है। क्वेश्चन नंबर 138 है आपका, इन अ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन अ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन होता है वो वेरिएंस से छोटा होता है। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, ठीक है। सो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। सो क्वेश्चन नंबर 135 है, 139 भी साथ में देखेंगे। we'll do 135 के बाद 136, so like this we'll go, okay। so 135 है, the random variable x and y are said to be independent if, तो कौन सा कंडीशन होता है, दिस इज डायरेक्ट अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ई एक्स ई वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंटली वो सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो हो जाता है। इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि जो मीन होता है वो वेरिएंस से ज्यादा होता है। अगर नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, सॉरी 137 है। इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें मीन और वेरिएंस आपके इक्वल होते हैं, लैम्डा जो जिसे बोलते हैं। सो 137 में आंसर होगा आपका सी। 138 हमने कर लिया था। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 139 एंड लास्ट वन 140। सो 139 है आपका, हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले। सो वेरी डिफिकल्ट। यदि x यह द्विपद विचर का माध्य 4 है और प्रसरण 3 है तो p प्राचल है, ओके। सो इफ x is binomial variate with mean 4 and variance 3 then पैरामीटर p क्या होगा। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है, जो मीन होता है वो होता है हमारा np और जो वेरिएंस होता है वो होता है हमारा npq, ठीक है। तो np मेरा दिया है 4, np वेरिएंस दिया हुआ है यानी कि ये दिया हुआ है 3। सो अगर मैं यहाँ से np की वैल्यू 4 रख दूँ तो यहाँ पे q आ जाएगी, इसकी जगह मैं 4 रख दूँ तो 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। सो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी में q जो होता है वो होता है फेलियर रेट और 1 माइनस q जो होता है वो होता है p यानी कि सक्सेस रेट। सो 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4। सो 139 में आपका पैरामीटर p यहाँ पर आ गया 1/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 140 एंड लास्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज। सो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को डिटेल में हम नोट्स में पढ़ेंगे। सो इसका हिंदी में है, अति गुणोत्तरीय बंटन का सीमांत प्रकार है पाइसन बंटन, द्विपदीय बंटन, ऋणात्मक द्विपदीय या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 140। सो 140 में होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनोमियल के लिए वो अलग होता है। सो आज के लिए 140 तक ही हम करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए और जो कोर्स मटेरियल है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का ऐप में क्रिएट कर दिया गया है, उसमें जो नोट्स हैं वो धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड कर दिए जाएंगे जितना जल्दी पॉसिबल होगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।